हेलो हेलो बच्चों, आज हम 10th लेसन पढ़ेंगे। 9 लेसन हम पढ़ चुके हैं। होमवर्क कर लिया होगा सबने, पीडीएफ मैंने भेजी थी, अच्छी करना सब लोग, क्योंकि करते जाओ बाद में ये खो जाती हैं और मैं अब की बार दोबारा नहीं भेजूँगी, बार बार बाद में मैम भेजो, इसलिए भेज रही हूँ। साथ के साथ सारे बच्चे होमवर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जिसने नहीं करा तो मिस हो गया तो फिर स्कूल में ही लेने आना पड़ेगा वो पीडीएफ, फ़ोन पे दोबारा नहीं भेजूँगी। ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं ये जापान की एक कहानी है जिसमें दो दोस्तों की कहानी है, किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता करता है, क्योंकि वो दोस्त फिजिकली यानी शारीरिक रूप से कमज़ोर है, यानी उसके एक पैर में पोलियो है जिसकी वजह से वो अच्छे से चल फिर नहीं पाता। तो दूसरी दोस्त उसकी किस तरह से मदद करती है वो इस पार्ट में दिखाया गया है, दो दोस्तों की दोस्ती को, कि हम और उससे हमें ये सिखाना चाह रहा है लेखक की, है ना, किस तरह से हमें जो थोड़े से शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी तरह से प्रॉब्लम में हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। वो सारी इस कहानी के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। और ये अभी की नहीं कहानी है, पहले की कहानी है, तो उस तरीके से इसमें बताया गया है। अब हम पढ़ते इसको शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। पेड़ पर चढ़ने का न्योता मतलब जापान का ये एक जगह है जहाँ पर क्या है कि, है ना, अपना अपना सबका एक निजी पेड़ होता है, मतलब खुद का एक पेड़ होता है, उसको खुद को ही मतलब पानी देना होता है, उसको पालना होता है, फिर आप ही उस पेड़ पर बैठ सकते हो जब तक आप किसी और को परमिशन नहीं दोगे। किसी और को, अगर आपको किसी और के पेड़ पे बैठना है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके पेड़ पे कोई बैठता है तो आपकी परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है ना, किसी को नहीं पता था कि तोतो चान किससे मिलने जा रहा है, अपने दोस्त यासुकी चान से, और वो उसकी मदद करने वाला था। उसने, है ना, अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको न्योता दिया था। न्योता मतलब निमंत्रण देना, किसी को बोलना कि आओ आप मेरे पेड़ पर बैठना। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से के कोहुन बुत्स जाने वाली सड़क के पास था। एक जगह का नाम है जहाँ जो रोड थी, रोड के पास उसका अपना पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, यानी ऐसा बहुत बड़ा पेड़ था, अगर उस पर चढ़ो तो बार बार पैर फिसलता था, मुश्किल से चढ़ पाते थे उस पेड़ पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता। द्विशाखा मतलब पेड़ नहीं होता, उसमें 2 शाखाओं के बीच की जगह, अक्सर वही बैठने की जगह होती है कि पेड़ सीधा जा रहा है, वो उसमें से एक शाखा निकली हुई है, वो मोटी हो गई है, फिर वहाँ पर क्या हो गया, एक स्पेस बन गया, एक जगह बन गई है, सीढ़ी नुमा जगह, जहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती थी और फिर वो आकाश को, जहाँ तक उसे आकाश दिखता था उस पेड़ से वो देखा करती थी, और सड़क पर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब वो उस पेड़ से आराम से देखती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, यानी पूरे आदर के साथ उससे पूछते थे। जैसे हम नहीं पूछते कि, है ना, प्लीज़ गिव मी माई पेन, प्लीज़
मेरा ये काम कर दो। ऐसे है ना, वहाँ पर उस पेड़ पे चढ़ने के लिए ना बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ही सभ्यता के साथ बात करते थे कि माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। यानी माफ़ कीजिए मैं क्या अंदर आ जाऊँ, एक मतलब सम्मान दे रहे हैं उसको, सम्मान पूर्वक उससे पूछ रहे हैं। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था, इसलिए वो किसी भी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। उसने बोला था कि आपका कोई पेड़ नहीं है, इसलिए आप मेरे पेड़ पर आना, मैं आपको अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगा। निजी मतलब अपनी खुद की। आमंत्रित यानी बुलाना, किसी को इनविटेशन देना। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांट पड़ती ना कि भाई ये चढ़ नहीं पाता, गिर जाएगा, लग जाएगी, क्यों जा रहे हो, ऐसा बोलते। इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि यासुकी चान के घर डैनेन चौफू जा रही हुई। ये जगह का नाम है जहाँ वो जा रही थी। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। मतलब आँख से आँख मिला कर, कहते नहीं आँख से सच बोल रहा है तो आँख से आँख मिला, आँख में आँख मिला कर बात कर। तो वह इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा कि अगर वो देखती तो उसकी माँ ज़रूर पता कर लेती कि वो झूठ बोल रही है। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही, यानी नीचे अपने पैरों की तरफ ही देखती रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, यानी रॉकी को उसने सच बताया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। मतलब एक पास बनता है रेलवे के लिए, जो रोज़ आते हैं ना रेल से, उनके लिए पास बन जाता है और उनको ना महीने में एक बार उसका पेमेंट देना होता है, टिकट बन जाती है वो, मतलब टिकट फिर उसके बाद डेली रोज़ टिकट नहीं लेनी पड़ती है। उस पास को दिखाओ और उसमें बैठ जाओ। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, यानी चारों तरफ। गर्मियों की छुट्टियों में वैसे भी गर्मी होती है, धूप होती है, तो बच्चे वैसे भी नहीं निकलते, घरों में ही रहना पसंद करते हैं। और दोपहर में तो कोई निकलने वाला भी नहीं था, तो चारों तरफ क्या था, सुनसान पड़ा हुआ था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। कुल जमा मतलब एक साल, कितना ईयरली होते ना, और वैसे ही एक साल ही बड़ा था। पर तोतो चान को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर क्यों घसीट रहा था? क्योंकि उसको पोलियो था, वो ठीक से नहीं चल पाता था, इसलिए वो पैर को धीरे धीरे घसीटते हुए उसकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। ऐसे मतलब हाथ नहीं फैला लेते कि बैलेंस बनाने के लिए, तो वो फैलाए हुए था अपने हाथ। तोतो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित मतलब उत्सुक होना बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना एक बहुत ऐसे कुछ करने की, तो आप बहुत उत्साहित हो जाते हो उस चीज़ को करने के लिए। वे दोनों आज कुछ ऐसे करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो क्या करने वाले हैं। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, मतलब बहुत ठिठियाकर मतलब जोर जोर से हंसना। यासुकी चान भी हंसने लगा, उसके साथ यासुकी चान भी हंसने लगा, यानी दोनों हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर मतलब घास फूस से जो छत बनाई जाती है ना, गांव में कच्चे मकान होते हैं, उनके ऊपर घास फूस की छप्पर रख लेते हैं, उसको कहते हैं छप्पर। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। सीढ़ी जो लकड़ी की बनी होती है ना, चढ़ने के लिए लगा के काम लेते, कहीं भी ले जाओ जहाँ आपको ऊपर चढ़ना और वो लगा लो, उसके सहारे से ऊपर चढ़ जाओ।
उसे तने के सारे ऐसे लगाया जिससे वे द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा मैंने बताई थी, एक तो सीधा पेड़, देखो इस पेड़ में भी बताया, मैं पेड़ देख रहे हो आप, इसके बीच में जहाँ पे ये लड़की लटकी हुई है ना, बैठी हुई है, ये है कहलाती है द्विशाखा, यानी दो शाखाओं के बीच की जगह। यासुकी वो मतलब ऊपर चढ़ के पहले बैठ गई कि उसको ऊपर चढ़ाऊंगी मैं। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया कि जिससे वो गिर नहीं जाए। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था उसका पैर, उसको पोलियो था, इसलिए एक पैर तो उसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था, इसलिए वो बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया पहली सीढ़ी पर भी। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्के आने लगी, यानी पीछे से वो उसको चढ़ाने के लिए धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश मतलब निराश हो गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ओ मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगा। हो जाते हैं ना दुखी, जब कोई काम कर रहे हो और होता नहीं आपसे, तो नीचे ऐसे मायूस होकर खड़े हो जाते हो कि अरे यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा ये काम। तो ऐसे ही वो भी सिर झुका के खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे, तोतो चान को अब लगने लगा था कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था कि सीढ़ी लगाऊंगी और फटाफट चढ़ा लूँगी, इतना आसान नहीं था। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक यानी मन से इच्छा थी, मतलब वो चाहती थी कि हर हाल में ये मेरे पेड़ पर चढ़े और ये भी पेड़ पर चढ़ के बैठने का आनंद ले, वहाँ से देखे। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के, यानी हम नहीं कि कोई उदास होता है तो जोक मारते हैं या अपने चेहरे को अलग अलग तरीके से बनाते हैं कि वो हंस पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे वो उसे ऊपर चढ़ा सके। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिससे थामे रहना भी ज़रूरी था नहीं था। तिपाई सीढ़ी वो होता है ना जिस ऐसे स्टूल की जैसे होता है और उसमें स्टेयर्स बनी होती है, ऊपर स्टूल होता है, ऐसी उसे सीढ़ी मिल गई। ये देखो इसमें दिखाया हुआ भी है, जो आपको ये दिख रहा है डायग्राम, इसमें देखो वो सीढ़ियों से चढ़ रहा है ना। ये इस तरह की घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि आसानी से चढ़ पाएँ और खड़े होके काम कर ले जो भी करना हो, और इसको किसी को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, यानी जहाँ तक उसे चढ़ाना था वहाँ तक वो सीढ़ी पहुँच रही थी। देखो अब डरना मत, वो उसे कह रही है अब डरना नहीं। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में, मतलब रौबदार आवाज़ में, जैसे बड़े नहीं बोलते, डरना नहीं, चढ़ जाओ। और ये डगमगाएगी नहीं, मतलब हिलेगी डुलेगी भी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान मतलब डर रहा था और घबराहट की वजह से उसको क्या आया हुआ था, पसीना आया हुआ था और पसीना से वो भीगा था। और उसने किसकी तरफ देखा, तोतो चान की तरफ देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था, यानी डर, दोनों घबरा तो रहे थे, डर भी रहे थे, लेकिन पेड़ पर भी चढ़ना था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यानी कहते डर तो लग ही रहा है, होता नहीं है एग्ज़ाम में डर तो लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, कर पाएंगे कि नहीं कर, घबराहट भी होती है, पर फिर भी करते हैं ना हम लोग। ऐसे ही इन्होंने भी कोशिश जारी रखी और पांव उठाकर सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी गर्मी थी, सूरज का जो रोशनी थी, उनकी धूप थी, वो सीधी उनके ऊपर पड़ रही थी। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था, यानी उनको वो कुछ भी उस समय दिखाई नहीं दे रहा था।
और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ उनका तो मकसद एक ही था, वो ये था कि ऊपर कैसे चढ़ा जाए। इस धुन में कहते नहीं, हम कुछ कार्टून देख रहे हो तो, और जब कार्टून देख रहे हो तो मम्मी कुछ भी बोलती रहे, बस कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे ही इनका हाल था कि बस ये आराम से चढ़ने में इतने मगन थे कि इनको ये भी नहीं एहसास हो रहा था कि गर्मी है और सूरज की रोशनी उनके ऊपर सीधी पड़ रही है। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती है, सिर का भी सपोर्ट दे रही थी, जिसकी वजह से वो गिर नहीं जाए। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और यासुकी चांद भी पूरी शक्ति यानी पूरे पावर के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और अंत में वो ऊपर पहुंच ही गया। यानी यहाँ देखा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी आप कोशिश करोगे तो सफल ज़रूर होगे। और उन दोनों ने कोशिश की, इसलिए वो ऊपर चढ़ने में सफल हो गए। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशिखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, मतलब वो तो पहुंच गया, लेकिन वो क्या हुआ, अब छलांग लगाकर फटाफट वो तो पहुंच गया और अब क्या उस पर बैठना था, मतलब ऊपर तक तो पहुंच गया वो सीढ़ी के, और वो खुश भी हो गए, सफल भी हो गए। पर तो चांद तो जाके पेड़ की शाखा पर बैठ गया, लेकिन यासुकी चांद था वो क्या सीढ़ी के ऊपर तक तो पहुंच गया, अब उसको कहाँ बैठना था, उस पेड़ की डाल पर बैठना था। और वो कोशिश उनकी ऐसे लग रहा था इतनी बड़ी कोशिश कर ली और अब आखिर में आके वो हार जाएंगे। और तो चांद तो ये चाह रही थी कि वो है ना उसको यासुकी चांद को अपने पेड़ पर बिठाएगी, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी, उससे बातें करेगी और वो बहुत सारा इंजॉय करेंगे। तो अब उसको है ना वो ऐसा लगा कि ये सब वो नहीं कर पाएगी, और पर वह रोई नहीं। लेकिन क्या रोने लगते हैं ना, कोई काम नहीं आता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही और वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद को पोलियो से चिपकी और अकड़ी उंगलियों वाला था उस हाथ अपने हाथ में थाम लिया, यानी जो हाथ उसका है ना कमज़ोर था ना, वीक था, और मतलब पोलियो में क्या कमज़ोर हो जाते हैं, जो हिस्से को पोलियो लगता है तो मारता है, तो है ना वो हाथ या वो हिस्सा क्या और हिस्से से कमज़ोर हो जाता है और वो काम नहीं करता और पतला भी रह जाता है। तो उसने वो जो उंगलियां थी उसके हाथ की वो अपने खुद के हाथ से थाम ली, उसको थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब वो बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। कि है ना, मतलब वो उसका हाथ थामे रही और बोली तुम लेट जाओ, और तुम लेट जाओगे तो मैं तुम्हें पेड़ पर खींच लूँगी। उस समय द्विशिखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। भाई इतना ऐसे खींच रही है तो डर के मारे जरूर चीख ही निकल जाती, अरे रुक जाओ, ऐसे मत करो, गिर जाओगे, है ना। वो गिर भी सकता था। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, मतलब बड़े को तो यही लगता, कोई देखता तो अरे कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था, यानी वो पूरी तरह से उस पर विश्वास कर रहा था कि ये मुझे आराम से बिना किसी नुकसान के ऊपर खींच लेगी, इसलिए वो उस पर भरोसे के साथ आराम से लेट गया। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। उसने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी, यानी दोनों छोटे ही थे, हाथ भी उसके नन्हे नन्हे थे, और पूरी ताकत के साथ वो यासुकी चांद को पेड़ पर खींचने लगी।
बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी क्या था, बादल भी हो रखे थे, धूप भी थी लेकिन बादल थे, तो बार बार बादल आ जाते थे तो उनको धूप से आराम मिल जाता था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशा पर थे। यानी इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो पेड़ की शाखा पर आकर बैठ ही गए थे आमने सामने। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत। पता है जापानीज़ लोग होते ना, वो उनमें रेस्पेक्ट बहुत होता है, वो दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। अगर आप उनके घर पे जाओगे ना तो वो पूरा झुक के आपको अपनी लैंग्वेज में आपका सम्मान करेंगे, और बहुत उनकी भाषा भी होती है ना, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वाली होती है। वो उनको दूसरों को आदर बहुत देते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं। आप अगर उनके यहाँ चाय पे भी जाओगे ना तो बहुत चाय पिलाने में भी वो बहुत मान सम्मान देते हैं। इसलिए वो वहाँ पर पेड़ पर वो उसके चढ़ाया तो उसने उसको कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। यासुकी चान डाल के सारे खड़ा था, वह कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको चढ़ा चुकी थी ना, फिर भी उसने अपना जो वहाँ की वो होती है फॉर्मेलिटी, यानी जो रिस्पेक्ट देने की, एक दूसरे का आदर करने की जो उनमें संस्कार होते हैं, उसके कारण उसने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि आज से पहले वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था और ये पहली बार था कि वो पेड़ पर चढ़ा था। और उसके लिए तो ये क्या था, एक नई दुनिया थी, नया एहसास था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़कर। उसने कहा कि ऐसा लगता है पेड़ पर चढ़कर। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। अब उसने कहा यासुकी चान ने कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। मतलब उस समय की बात है कि जब है ना जापान में टेलीविज़न नहीं थे, अमेरिका में थे। यासुकी चान उमंग से भरा हुआ था, मतलब जोश से भरा हुआ था। वह कहती है कि जब वे जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वहाँ का है ना सबसे प्रिय गेम है सुमो कुश्ती। वहाँ पे लोग, जैसे हमारे यहाँ हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसी तरह वहाँ का सुमो कुश्ती नेशनल गेम है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं देखना। इसलिए उसने कहा कि मतलब जब वो हमारे यहाँ आ जाएगा, वो एक डिब्बे जैसा होता है और हम अभी तो देखने जाना पड़ता है हमको सुमो की कुश्ती जहाँ हो रही होती है वहाँ पर, जब वो यहाँ पर जापान में आ जाएगा ना तो हम उसको घर बैठे ही देख पाएंगे। तो चान उस समय ये तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। मतलब क्योंकि वो चल नहीं पाता था, वो इतनी समझदार तो नहीं थी, वो ये तो नहीं समझ पाई कि है ना यासुकी चान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि जब वो घर पे ही बैठे सब चीज़ें देख पाएगा, क्योंकि वो चलकर हर जगह नहीं जा सकता था और क्योंकि उसको पोलियो था इसलिए वो आराम से चल नहीं पाता था। लेकिन वह ये ज़रूर मतलब छोटी थे तो छोटे लेवल से ही वो सोच रही थी, इतनी बड़ी सोच उस समय उसकी विकसित नहीं हुई थी। इसलिए सिर्फ वो इतना सोचती रही कि इतना छोटा सा डब्बा होगा और सुमो पहलवान तो कितना बड़ा होता है, भाई आदमी तो बड़ा होता है, डब्बा तो छोटा सा होगा, और उसमें वो हमें कैसे दिखाई दे, पूरा कैसे आ जाएगा, उसमें कैसे समा जाएगा, हम इतने बड़े उस आकार को उसमें कैसे देख पाएंगे। वो सिर्फ इतना ही सोच पाई, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, मतलब अच्छी लगी उसे। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने भी तातो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, यानी पेड़ भी गीत गा रहे हो ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है ना तो पेड़ों के पत्ते है ना जब आपस में टकराते और एक आवाज़ आती है साय साय की, ऐसे लग रहा था कि पेड़ भी गीत गा रहे और वो दोनों खुश थे।
यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अब हम इसके नीचे इसके लेखक है तेतुस्को कुरियानागी। अब हम इसके पाठ के बारे में जो नीचे दिया हुआ ये भी पढ़ लेते हैं। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषा में हो चुका है। हिंदी में तो हम पढ़ ही रहे हैं। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ाने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, यानी रेल के डिब्बों को ही क्या बना दिया गया था, कक्षाओं में बांट दिया गया था, यानी रेल में स्कूल चलती थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने, इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव हमने अभी अभी पढ़ा है। यह वहाँ पर एक स्पेशल स्कूल है जो चलाई जाती हैं कि है ना, जो बेकार ट्रेनें हो जाती है, डब्बे उनके वैसे हो जाते हैं तो उनको उनमें है ना कक्षाएं बना ली जाती है और पेड़ खड़े, आसपास खूब हरियाली होती है, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, मतलब ऐसे खूब अच्छे एरिया में चलती है। बच्चे के खेलने के लिए भी पेड़ ही होते हैं, उन पर वो खेलते हैं और उसमें पढ़ते हैं रेल के डब्बों में। तो इस तरह का ये स्कूल जापान में पाया जाता है। वहीं के अनुभवों पर ये लेखिका ने कहानी लिखी है जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। यानी प्रकृति का एक बहुत अच्छा सा इसमें वो दिखाया गया कि वहाँ के लोग प्रकृति से भी कितना प्रेम करते हैं और पेड़ पर चढ़ना भी वो एक बहुत अच्छा मानते हैं और उन्होंने किस तरह से वो पेड़ों को अपना बना लेते हैं, पेड़ों को अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से प्रकृति के प्रति भी हम उनके प्रेम को दिखाया गया है। तो बच्चों ये लेसन हमारा फिनिश हो गया। मैं इसकी PDF भेजूँगी। अच्छी राइटिंग में अच्छे से होमवर्क सब कर लेना और साथ साथ किया करो। जब भेजूँ तभी 2 दिन बहुत होते हैं करने के लिए, 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि अब मैं बार बार नहीं भेजूँगी। अगर दोबारा लेनी होगी तो फिर स्कूल में ही आना पड़ेगा लेने PDF, इसलिए साथ साथ काम किया करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे कोई भी मैसेज करके। ठीक है बच्चों, ओके।